नमस्कार साथियों, मैं रोशन झा स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो चीज़ सीखेंगे, जो टॉपिक सीखेंगे वो एक सिविक्स का टॉपिक है। सिविक्स को हम हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं। टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया। भारत में कानून कैसे बनते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसका बनने का पूरा सफ़र हम तय करेंगे कि कानून बनता कैसे है, बनाता कौन है, कानून यानी बिल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के बिल होते हैं, हम ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में कानून बनने का पूरी प्रक्रिया लिखी गई है। उसमें भी अगर मैं आपको पर्टिकुलर आर्टिकल बताऊं तो वो आर्टिकल माने अनुच्छेद, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में बाकायदा कानून कैसे बनेगा, पहले कहाँ वो प्रेजेंट किया जाएगा, किस लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो जाएगा, वो हम समझेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया जो है, वो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदे लिखा गया है। अब हम ये देखेंगे कि कानून यानी लॉ जो होता है, जिसको हम लोग एक्ट भी बोलते हैं, वो उसका इनिशियल फेज क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में कानून बनाने का अधिकार किसको है, हमारी पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट यानी विधायिका को है। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव बोलते हैं उसको हम लोग। अगर मैं भारत की बात करूं तो वो पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास, और अगर मैं किसी राज्य की यानी स्टेट की बात करूं तो वो पावर स्टेट के एमएलएस को होता है, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। विधानसभा के सदस्यों को ये अधिकार होता है कि वे विधानसभा में अपने राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं, जो कि सिर्फ राज्य पे लागू होगा, ना कि पूरे देश पे। और अगर पार्लियामेंट कोई कानून को पास करता है तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। इससे पहले कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई कोई कानून लागू नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 को एबॉलिश करने के बाद आज वहाँ पे भी हमारे जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा वो सब पूरे भारतवर्ष में वो लागू होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा, हम पार्लियामेंट में कैसे बिल पास होता है वो देखेंगे, जो कि पूरे देश में कैसे लागू होता है वो होगा। ना कि मैं आपको किसी राज्य के, पर्टिकुलर राज्य के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्लियामेंट बिल कैसे पास करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्स के जो टाइप होते हैं वो दो प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बिल, और एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। अच्छा, नाम से तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट माने कि गवर्नमेंट में बैठे, मतलब सरकार में बैठे मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, वो किसी बिल को अगर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश करते हैं, टेबल पे रखते हैं, तो वैसे बिल्स को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, मिनिस्टर्स को छोड़ के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के अगर कोई मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अगर किसी बिल को पेश कर रहे हैं तो वो एक गवर्नमेंट बिल पे कहलाएगा, पब्लिक बिल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अपोजिशन का कोई लीडर, अपोजिशन का कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल कांग्रेस अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, अगर उसके किसी एक, मान लीजिए एक मेंबर का नाम ले रहा हूं मैं, शशि थरूर, उनके द्वारा अगर कोई एक बिल टेबल किया गया या फिर लाया गया, पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो वैसे बिल को हम लोग बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल, क्योंकि वो सरकारी बिल नहीं होगा, सरकार ने उसको पेश नहीं किया है, वो किसी प्राइवेट सदस्य के द्वारा, प्राइवेट माने वो भी गवर्नमेंट के ही पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लेकिन उनके द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। हालांकि प्राइवेट मेंबर्स बिल भी जब पेश होगा लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में जाएगा,
और अगर दोनों सभाओं ने उसको मंजूरी दे दी है उस बिल को भी, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, तो वो भी एक गवर्नमेंट का कानून ही कहलाएगा, वो उसको भी एक एक्ट में शामिल कर लिया जाएगा और वो भी एक कानून ही कहलाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में बिल पेश करने के हिसाब से उसके दो टाइप होते हैं, गवर्नमेंट एक प्राइवेट। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बिल पेश हो सकते हैं। कानून बनने से पहले जो बिल पेश होते हैं वो किस किस रूप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल और चौथा होता है ऑर्डिनरी बिल। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि ये चारों बिल्स में फर्क क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कानून हमारे देश में ऑलरेडी चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसको पहले से ही लिखा गया है, उसमें अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं, कोई उसके किसी पार्ट को हम लोग हटाते हैं या फिर उसमें कोई पार्ट हम लोग जोड़ते हैं, तो वैसे बिल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट शब्द का अर्थ ही होता है कि कुछ चेंज करना। तो ये बिल क्लियर है आप लोगों को कि अगर कोई भी लॉ या फिर कानून पहले से ही देश में चल रहा है, उसमें थोड़ी फेरबदल करनी है, उसके किसी हिस्से को हटाना है या किसी हिस्से को जोड़ना है, तो वैसे हम लोग उस बिल को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दूसरा आइए मनी बिल पे। मनी बिल और फाइनेंस बिल, नाम में तो दोनों के नाम में ही आपको समझ में आता होगा कि ये पैसे के लेन देन का जो बिल होगा उसी से रिलेटेड बिल होगा। तो फिर अगर पैसे से रिलेटेड दोनों हैं तो फिर नाम मनी बिल अलग क्यों है और फाइनेंस बिल अलग क्यों है। मनी बिल जो है, दोनों में मैं आपको एक साथ समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, मान लीजिए कोई जीएसटी में अगर कुछ चेंज करना है, हमको जीएसटी के स्लैब्स में कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। और मनी बिल जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पेश किया जाता है। गवर्नमेंट ही उसको, मतलब वो जो बिल होता है वो गवर्नमेंट बिल होता है, पब्लिक बिल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही मालूम है कि टैक्स के अंदर क्या चेंज करना है। प्राइवेट मेंबर को तो वो पावर ही नहीं है कि वो किसी टैक्स स्लैब को चेंज कर सके या कुछ नया जीएसटी के अंदर कोई नया स्लैब इंट्रोड्यूस कर सके, तो वो पावर तो गवर्नमेंट को ही होता है। तो ये जो होता है वो एक गवर्नमेंट बिल होता है और इसको पेश करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा के मेंबर्स को इसको पेश करने का पावर नहीं होता है। तो लोकसभा ही मनी बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, टेबल कर सकता है, लोकसभा वाले। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा माने लोअर हाउस और राज्यसभा माने अपर हाउस। हालांकि हमको पता है कि राज्यसभा जो होता है बहुत ही उसको लिमिटेड पावर होते हैं। जो असली काम मनी से रिलेटेड होता है पूरे देश में वो लोकसभा ही करता है। मनी बिल जो है वो हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया माने क्या होता है कि जितने भी हमारे टैक्स से जमा हुए पैसे हैं, सरकार उसको कहाँ खर्चा कर रही है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही एक जमा होता है। बस ये होता है कि उस खजाने से पैसे निकालने का अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट को होता है और गवर्नमेंट को भी उसको पार्लियामेंट में पेश करने के बाद ही वो उससे पैसा निकाल सकती है या फिर खर्च कर सकती है। कंसोलिडेटेड, जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस वगैरह हो गए, इलेक्शन कमीशंस के जो फंड होते हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में का फंड को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टैक्सेस से रिलेटेड। और मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है वो सब मनी बिल के द्वारा ही अमेंड किया जाएगा या फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसी को हम लोग मनी बिल बोलते हैं।
ये राज्यसभा के मेंबर्स पेश नहीं कर सकते, सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही पेश कर सकते हैं इसको। वेराज अगर मैं आपको फाइनेंस बिल की बात करूं तो फाइनेंस बिल जो होता है, मनी बिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ के जितने भी चीज़ें बचे हैं फाइनेंस बिल में, वो सब फाइनेंस बिल में आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल दूं आपको फाइनेंस बिल का, तो हर साल आपको पता है कि सरकार बजट लाती है, तो बजट जो लाती है वो एक बिल के रूप में ही होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल, जो कि हर साल पेश होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। हाँ, ये है कि आपने देखा होगा कि कोई मिनिस्टर जो है वो कभी भी लोकसभा में उसको टेबल करते हैं बिल को, राज्यसभा में भी उसको टेबल कर सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों में अगर बेसिक फर्क आपको ये है, तो फिर लोकसभा को ही पावर है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का, और राज्यसभा को ही, दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पावर है फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने का। अच्छा, फाइनेंस बिल जो होता है वो कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, वेरएज अगर मैं मनी बिल की बात करूं तो वो गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद और एक फर्क अगर मैं आपको छोटा सा समझाऊं, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, उन्होंने अगर किसी भी फाइनेंस बिल को सर्टिफिकेट दिया है कि ये एक फाइनेंस नहीं, ये एक मनी बिल होना चाहिए, तो वैसे बिल्स भी मनी बिल्स कहलाते हैं, और उनको अगर सर्टिफाई नहीं किया है तो वो फाइनेंस बिल के कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए आप लोगों को। अगला जो बिल है वो है ऑर्डिनरी बिल। इन सबको छोड़ के जो भी बिल्स टेबल किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रोड सेफ्टी के लिए सरकार कानून निकालती है कि हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रिपल सीट हमको टू व्हीलर पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऐसे जो कानून आते हैं तो वो जो इनिशियली बिल के रूप में आते हैं, वैसे बिल्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो हम एक ऑर्डिनरी बिल को कैसे टेबल किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसकी प्रोसीजर होती है, हम वो समझते हैं। ठीक है, कैसे वो कानून का शक्ल लेता है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल को हम लोग लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा। ठीक है, उसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इंट्रोड्यूस जो करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। ये फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, टेबल किया जाता है, हर टेबल पे रखा जाता है उसको समझने के लिए। उसके बाद फिर जब उसके ऊपर डिस्कशन चालू होता है लोकसभा में, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड रीडिंग। इसको आप लोग डिस्कशन स्टेज भी बोल सकते हो। डिस्कशन स्टेज, इसमें कुछ चेंज करना है, इससे कुछ हटाना है, ये बिल से ड्राफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती है सेकेंड रीडिंग में। और फिर इसको सिंपल मेजॉरिटी से जब पास किया जाता है, अगर सबने इसको मंजूरी दे दी है, तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज में क्या होगा, बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है कि मान लीजिए 100 लोग यहाँ पे सदन में अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो आपको मालूम होगा कि 545 जो है लोकसभा की सीट मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग सदन में उस दिन अवेलेबल हैं, तो 100 में से अगर 51 ने भी, इसी को सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं, अगर 51 ने भी अपनी हामी भर दी कि नहीं ठीक है बिल को पास किया जाना चाहिए, तो वो बिल जो है वो आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है कि बिल्स में क्या खामी है, क्या अच्छाई है। अपोजिशन उसको, आपको पता है कि अपोजिशन का काम ही वही होता है कि कोई भी अच्छे चीज़ को या बुरे चीज़ को उनको क्रिटिसाइज करना होता है, तो वो लोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और अगर सबने उसमें हामी भर दी तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर द्वारा उसको लोकसभा से पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बिल लोकसभा से पारित हो जाता है, आपको पता है कि दूसरा सदन यानी अपर हाउस, राज्यसभा में वो बिल फर्स्ट रीडिंग के लिए चला जाता है। मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को उस बिल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फर्स्ट रीडिंग।
सेम इंट्रोडक्शन अबाउट दैट बिल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में राज्यसभा के मेंबर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थर्ड रीडिंग में अगर मेंबर्स ने हामी भर दी तो राज्यसभा से भी सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल अगर पारित हो गया तो ये जाता है, यहां भी सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। तीनों स्टेजेस से अगर ये बिल जब गुजरता है तो फिर ये सीधे जाता है प्रेसिडेंट यानी देश के राष्ट्रपति के पास, देश के प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अक्सर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किसी भी बिल को अक्सर देखा गया है कि वो अपनी हामी उसमें एक्सेंट उसमें सिग्नेचर अपना कर देते हैं, हामी भर देते हैं कि ठीक है ये बिल एक्ट या फिर कानून बनने लायक है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया तो फिर वो चला जाता है गैजेट बुक में, और गैजेट बुक में जैसे चला गया वो हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिनका काम होता है कि कानून को बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेटिव करती है। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका करती है, उसको पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करने का काम जो करते हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन है आपको पता है, आईएएस ऑफिसर्स लोग होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। अगर कोई रोड सेफ्टी वाला चीज़ है तो उसको आईपीएस ऑफिसर जो मेन कमिश्नर होगा, पुलिस कमिश्नर होगा, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मान लीजिए कोई मनी बिल है या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई बिल है तो उसको कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करेंगे, जो एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके पास जिम्मेदारी होती है कि उस बिल को, उस कानून को अपने अपने जिलों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करवाना। ये मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कि बिल्स कानून की शक्ल कैसे लेते हैं और देश में हमारे कानून बनने का प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपको जानने का ज़रूरी भी है कि हमारे देश में 3 लिस्ट बने हुए हैं। संविधान ने 3 लिस्ट बनाया है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि कौन से 3 लिस्ट हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉनकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट क्या है, राज्य सरकार जो है वो देश की सरकार से कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए संविधान ने क्लियरली लिख दिया है कि कौन कौन से विषय पे बिल बनाने का अधिकार किनको किनको है। तो जैसे कि यूनियन लिस्ट मतलब क्या, उसके ऊपर बिल जो है उसमें जो मेंशन है उसके ऊपर अमेंडमेंट करने का, उसमें चेंज करने का अधिकार किसको है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस है, मतलब देश में जो हमारी सेनाएं हैं तीनों, वो उनके ऊपर कोई भी कानून नया लाना है, कुछ चेंज करना है, बाउंड्रीज को चेंज करना है, किसी स्टेट को अपने अंदर शामिल करना है, तो वो सब अधिकार किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज है, रेलवेज में कुछ चेंज करना है, वो अधिकार सिर्फ उनको ही है। टेलीकम्युनिकेशन में कुछ चेंज करना है या स्पेक्ट्रम देना है किसी को, वो अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। और जैसे कि अगर एग्जांपल मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो राज्य की जो सरकार है, राज्य में जो विधानसभाएं होती है, विधानसभा होती है, उनके पास अधिकार है राज्य की पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस उनके पास होती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो राज्य सरकार के पास होती हैं। फिर लीकर माने शराब जो बोलते हैं हम लोग, उसमें कितना टैक्स रखना है कितना नहीं रखना है, वो सब अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें दोनों को चेंज करने का अधिकार है। जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो दोनों के पास दिया गया है कि आप, राज्य सरकार अपने तरीके से, इसके लिए आप देखे होंगे कि पूरे देश भर में सीबीएसई बोर्ड लागू है, लेकिन अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से ना पढ़ के अपने राज्य के बोर्ड से पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र बोर्ड भी है। तो वैसे सब जो विषय हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार और उसमें चेंज करने का अधिकार दोनों को है, यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, वैसे विषयों को
हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये समझा पाया कि हमारे देश में कानून किस प्रकार से बनाया जाता है। हालांकि इसको डिटेल में भी हम लोग समझ सकते थे, लेकिन वो मैंने ये ध्यान में रखकर किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा कानून को नहीं भी जानते हैं, आर्टिकल्स को नहीं भी जानते हैं, आम आदमी, तो उनको भी समझ में आए एटलीस्ट कि बिल जो कानून जो होता है वो किस प्रक्रिया से होके कानून बनता है। धन्यवाद।